नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला करने के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को ह्यूमन एंगल से भी जांचने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता चला है, मुर्तजा मनोरोगी है, लिहाजा इस मामले में मनोरोग चिकित्सकों की भी मदद लेनी चाहिए। यह बयान देना था अखिलेश यादव का, और इस बयान के तुरंत बाद सियासत तेज हो गई। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस हमदर्दी के मायने क्या हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से अब पूछताछ एनआईए की 3 सदस्यीय टीम करेगी। मुर्तजा अब्बासी की रिमांड अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। 11 अप्रैल की रात 8 बजे तक उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में अब इस मामले की जांच कर रही एटीएस के पास काफी कम समय बचा है। अब तक की पूछताछ में मुर्तजा ने अपने गुनाह तो कबूल कर लिए हैं। अब एटीएस उसके खिलाफ सभी सबूतों का डॉक्यूमेंटेशन कर रही है ताकि उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस मामले में मुर्तजा से पूछताछ करने एनआईए की एक टीम भी लखनऊ पहुंची है। एनआईए टीम एटीएस दफ्तर में ही मुर्तजा से अलग से पूछताछ करेगी। एनआईए इस मामले में अब तक सामने आए मुर्तजा के संपर्क और विदेशी कनेक्शन की पड़ताल करेगी। माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है आगे ये केस एनआईए के हाथों में दे दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फरक्काबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिले। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। अखिलेश पर हमलावर होते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव खुलकर बताएं कि आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है, ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है, वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी। और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान में खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं,
ऐसा चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव कब कब अपराधियों पर मेहरबान हुए हैं। 2012 में अखिलेश सरकार ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में सीरियल बम धमाकों के आरोपियों को रिहा करने के लिए अदालत में सभी केस वापस लेने के लिए याचिका डाली थी। आरोपियों की रिहाई तो नहीं हुई, लेकिन अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकारा जरूर। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार पुलिस हिरासत में हुई आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत को हत्या की साजिश कहा था। अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में अखिलेश यादव का बयान जनता की सुरक्षा का मजाक बनाना है। आतंकवादी अपराधी कौन है यह सपा नहीं तय करेगी। इससे पहले 2012 में भी अदालत ने अखिलेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि आतंकवादी कौन है, लेकिन वोटों की राजनीति के आगे नेताजी पिछली फटकारों से भी कुछ नहीं सीखे। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है और इस सियासत के बाद बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी AK जैन साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्वनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता जावेद अहमद जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत जावेद अहमद साहब आपसे, आखिर इस हमदर्दी के मायने क्या हैं? वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव खुलकर बताएं कि आतंकियों से हमदर्दी क्यों है। देखिए हर्ष जी, ये बयान किस दिन का है और केशव प्रसाद मौर्य जी ने किस दिन बयान दिया और अखिलेश जी ने किस दिन बयान दिया। जी, आज लगातार करीब करीब सभी चैनलों पर इस पर डिबेट हुई है और सभी चीजें स्पष्ट हुई है। जी, मैं इस बात को भी आपके सामने रखूंगा। आज इस पर फिर से चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गई? चर्चा करने की जरूरत बिल्कुल है। चर्चा करने की जरूरत इसलिए है कि 2012 में जब सत्ता में अखिलेश यादव आए थे तब भी उन्होंने पैरवी की थी। चर्चा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब उनके फोटो किसी आतंकवादी के परिजन के साथ सामने आते हैं तो जनता तो पूछेगी ना। और चर्चा करने की जरूरत इसलिए है, डीजीपी साहब इस चर्चा में इसलिए हैं, जावेद अहमद आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, डीजीपी साहब इस चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हमारा आज का डिबेट का टॉपिक यह भी है कि आखिर एनआईए जब इस जांच में उतरी है, पूछताछ कर रही है, तो क्या अब एनआईए के पास ये केस पहुंचेगा और किस किस तरह से एंगल बदले जाएंगे, इन सब विषय पर चर्चा है। हाँ, तो अब आप इंटरप्ट मत कीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों का बिल्कुल करके जवाब दीजिए और ये गंभीर चर्चा है, इसको गंभीर ही रखिएगा। अगर हम सवालों के जवाब देंगे तो बीच में फिर टोका टाकी भी ना हो। जावेद अहमद आपको पूरा समय मिलेगा, आप बात पूरी कीजिए। देखिए हर्ष जी, बहुत साफ सी बात है जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही पैमाना निर्धारित किया है कि अगर उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर हत्या करेगा तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है अजय मिश्रा जी से। अजय मिश्रा जी उससे बिल्कुल पाक साफ है, पवित्र है। यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और राज्य की सरकार कहती रही है। तो क्या अगर वो पैमाना है, अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई घटनाक्रम अंजाम दिया है तो क्या उसके पूरे परिवार को आप दोषी मान लेंगे? या आप अगर सत्ता में है, आपके पास अगर कोई अपनी बात कहने आया है, आप उसकी बात भी नहीं सुनेंगे और कोई अगर फोटो हो जाती है तो उसको आप आधार बनाएंगे? अगर इस आधार पर चलेंगे तो बहुत सी घटनाएं, आपने बहुत से आरोप गिनाए। हमारे यहाँ तो इस देश के अंदर जो पाकिस्तान से आया था, हमारे देश के जवानों को जिसने छलनी किया, हमारे देश की आत्मा को जिसने छलनी किया, हमारे भाइयों के साथ जिसने खून खराबा किया, उस मसूद अजहर को तो बिना मुकदमा चलाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हवाई जहाज में उसके साथियों के साथ लेकर चली गई थी। अगर कोई प्रतिवेदन आया और हमने कहा
कि ये मुकदमे वापस ले लिए जाएं, तो कोर्ट है ना, हमने कोर्ट की प्रक्रिया का पालन किया था, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। तो उसके जावेद अहमद साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं और आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2012 के मैनिफेस्टो में आप लोगों ने ये लिखकर बताया था कि अगर किसी पर मुकदमे दर्ज हुए तो हम सत्ता में आने के बाद वापस लेंगे। देखिए ऐसा है, कोई प्रतिवेदन नहीं आया था आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई सरकार इस तरीके से कार्रवाई नहीं करती, हम जानते हैं, हम भी हर चीज को। और अगर आपको रोकना ही टोकना है तो फिर आप अपना डिबेट कर लीजिए। जावेद अहमद बिल्कुल देखिए, अगर आपको सुनिए, अगर आपको सही तथ्य सुनने हैं, बात सुननी है तो आप सुनिए, अन्यथा जावेद अहमद अगर गलत तथ्य पेश करोगे तो सही करूंगा, गलत तथ्य पेश करोगे तो जरूर सही करूंगा। आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रतिवेदन आया था, मैं कह रहा हूं 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। मैंने आपसे कहा मसूद अजहर पे आपका कोई जो है काउंटर नहीं आया, अजय मिश्रा टेनी पर कोई काउंटर नहीं आया। मसूद अजहर पर पूछूंगा ना अश्विनी शाही से, या मसूद अजहर पर भी आपसे ही पूछ लूं? पूछ रहे हो आप, ऐसी डिबेट में नहीं करता। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जवाब नहीं है, जाइए आप, कोई जरूरत नहीं है ऐसे गेस्ट की जो जवाब नहीं दे सकते। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बंद हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद जावेद अहमद, आपसे सीखना नहीं है मुझे, यहाँ पर जवाब नहीं है तो जाइए आप। अभी जब सवालों के जवाब नहीं होते तो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तमाम चीजों पर बोलने को तैयार हैं, लेकिन यह बोलने के लिए तैयार नहीं है कि 2012 में जो अखिलेश यादव ने कहा उसको लेकर क्या कहेंगे। चलिए, चर्चा पर हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब हैं। जैन साहब, आवाज पहुंच रही है आपको? जी, मुझे आवाज मिल रही है। जैन साहब, अगर इस पूरे मामले में देखें, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और एटीएस की पूछताछ के बाद अब एनआईए की 3 सदस्यीय टीम वहां पर हस्तक्षेप के लिए पहुंच गई है, पूछताछ करेगी और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि एनआईए के पास अब इस केस को सौंपा जा सकता है। क्या कुछ बदल जाएगा एनआईए की पूछताछ के बाद, या अगर यह केस एनआईए के पास जाता है तब? देखिए, केस चाहे एनआईए के पास जाए चाहे एटीएस के पास रहे, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि एटीएस और यूपी की एसटीएफ पहले की तरह ही लगातार इसमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। एनआईए में जाने का एक फायदा रहता है कि नेशनल एजेंसी है, अगर नेपाल में लिंक्स निकलते हैं, महाराष्ट्र में लिंक्स निकलते हैं, तो उसमें वो ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके सबके ऑफिसर्स हैं, उनके संपर्क हैं और वो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो पर यह है कि ऐसा नहीं है कि उसमें जो गोरखपुर की पुलिस है या एटीएस है और एसटीएफ है, उनका रोल खत्म हो जाएगा। उनका रोल लगातार बना रहेगा और इसमें इनके कहां संबंध थे, किन किन से ये मिले, किस किस जनपद का कौन कौन क्रिमिनल या आतंकवादी लीनिंग्स वाले लोग इनके साथ में संलिप्त थे, किस किस के ये टच में थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे देखिए आप निकल कर आ रही हैं। आजकल जो मैं पेपरों में पढ़ रहा हूँ तो तफ्तीश सही दिशा में चल रही है और एनआईए अगर टेक ओवर कर लेती है तो उसका भी स्वागत है, वरना यूपी एटीएस अपने में बहुत सक्षम है, एसटीएफ बहुत सक्षम है और सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण घटना है और इसकी जड़ तक जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि पूरा मॉड्यूल का पता चल सके, क्या प्लानिंग हुई थी, कहां पर प्लानिंग हुई, कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं और किस इरादे से ये अटैक किया गया। ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ी आतंकवादी घटना है और इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे कि आगे के लिए एक नजीर स्थापित हो सके। बिल्कुल। अश्विनी शाही जी, जावेद अहमद जुड़े सपा से, सवालों के जवाब नहीं है तो भागकर चले गए और तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए। देखिए, हर जी सवाल उठाने की बात है। जहां तक जावेद जी की गलती नहीं है, उनके नेता ने इस तरीके का जो बयान दिया है कि वो प्रवक्ता, और शायद मुझे नहीं लगता है कि जावेद जी इस तरीके के प्रवक्ता है कि उनके पास जवाब हो। जब उनके राष्ट्रीय नेता ने एक आतंकवादी की वो किया, मुखालफत नहीं करते हुए उसका पक्ष लेने की बात की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्ष लिया है उसका, जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा है
वो तो जांच का विषय है। और मैं जैन साहब बहुत अच्छे पुलिस अफसर उत्तर प्रदेश के रहे हैं और इन्होंने तो बहुत केस हल किए हैं। जैन साहब का एक नाम रहा है, ये सब चीज जानते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर पुलिस या जांच एजेंसियां इस तरीके के बयानात देने पर एक संरक्षण देने का भी मामला पाती है कि आदमी संरक्षण दे रहा है, तो सर्वप्रथम उस लड़के के जो आतंकी पाया गया मुर्तजा, उसके पिता ने जो बयान दिया, ये इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो अगर उसका मानसिक संतुलन टेस्ट में ठीक पाया जाता है, इसका मतलब एक आतंकी को वो पनाह दे रहा था अपने घर में, केस बन सकता है। दूसरा, अखिलेश यादव जी ने भी यही बात कहा है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर जांच एजेंसियां अगर उधर घूमी एनआईए और वो घूमी तो अखिलेश यादव पर भी आ सकती है और आनी चाहिए, क्योंकि ये नेताओं का, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन लोगों ने ठेका ले लिया है आतंकवादियों को सीधा बचाने का। अगर कोई आतंकी मरता है, उसमें कितने पुलिस वालों पर केस दर्ज हुए, ये जैन साहब के सामने छुपा नहीं है। कितने पुलिस वालों पर उस समय जो है वो किया गया। हाईकोर्ट का जो माननीय हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कि आप इसको पद्म विभूषण भी दे सकते हैं और आप कौन होते हैं, तो अगर उस समय हाईकोर्ट ने नहीं किया होता, ये मुकदमा वापस ले लेते। तो इस तरीके की कई चीजें इन लोगों के साथ रही, और ये क्यों रही? ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। अब यहाँ पर चूंकि कोई हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, तो इसलिए इस चीज को बोलना जरूरी है कि यहाँ पर राजनीतिक तुष्टीकरण चाहे दो दल करेगा और सिर्फ धर्म और मजहब की राजनीति करेगा, परिवारवाद की राजनीति करेगा, जाति की राजनीति करेगा, वो इन सब चीजों को बोलना पड़ेगा। माननीय मुलायम सिंह जी, वो बार उनको मौलाना मुलायम कहने में तो खुशी होती थी, वो धीरे उनका होना बनता गया। एमओआई का वोट पाने में उनको खुशी होती थी, तो उस समय उनको अच्छा लगता था। विधानसभा लखनऊ का चुनाव था, उन्होंने क्या बयान दिया था, मैंने इतने हिंदू मरवा दिए। तो अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो आपका जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो सोने का चम्मच लेकर, कोई अखिलेश यादव जी संघर्ष के नेता नहीं है, वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने देखते तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। चलिए अच्छी बात है, होना चाहिए, उनके परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड, हमें कुछ नहीं उससे करना, लेकिन वो सीखेंगे तो वहीं से। ये तो हमको वोट दिलवाएगा, जो वोट हमको अभी पिछले चुनाव में मिला है और उसी की वजह से मिला है, तो वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। और उसी साथ रहने में उत्तर प्रदेश की जनता ने हर चीज उनको नकार दिया है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा हमेशा नकारती रहेगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, जावेद अहमद बड़े एग्रेशन में थे, ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल इसलिए बनता है कि 2012 में जब आपकी सत्ता आई, तब आपने अदालत में याचिका डाली कि साहब वापस लीजिए केस, और जो लखनऊ और वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट में जिनके नाम थे उन्हें सजा भी हुई, ठीक है, उनमें से एक आरोपी की मौत हो जाती है, उसमें आप कहते हैं कि हत्या की साजिश है। तो तमाम ये वो सवाल हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी आप सुनने को तैयार नहीं। हाईकोर्ट ने 2012 में जब इन्होंने याचिका डाली थी, तब अपने निर्णय में साफ कहा था कि सरकारें तय नहीं करेंगी कि कौन आतंकवादी है या कौन नहीं। वही आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा तय नहीं करेगी कि कौन आतंकवादी है या कौन नहीं, लेकिन जो अपनी पिछली फटकार है उनसे भी सीखने को तैयार नहीं है। अगर आप ये सोचिए, ये हमला अगर मुर्तजा ना करके राम भरोसे ने किया होता और किसी मस्जिद पर किया होता, तो अखिलेश यादव का क्या बयान आता? अखिलेश यादव तबाही मचा चुके होते, उनके गुंडे पूरे प्रदेश में तहलका मचा रहे होते कि आज एक मस्जिद पर हमला हुआ है। इस तरीके का बयान देते हैं ये लोग। यहाँ पर इनका विधायक किस तरीके से बोल रहा है कि हमारी बंदूकें धुआं नहीं निकालेंगी, गोली निकालेंगी। विधायक होने के बाद वो धमकी देता है। एक इनका विधायक हो गया है मऊ में, वो बोलता है जैन साहब तो गोरखपुर रहे हैं, पूरा प्रदेश संभाला है, इन्होंने डीजीपी रहे हैं, इन्होंने सब सारे गुंडों को देखा है। ये नए जो फसल आ रहे हैं, ये किस तरीके की धमकी दे रहे हैं? अधिकारियों से पहले से अपराधी बच के निकलने की कोशिश करते थे। अब क्या आप इस तरीके का समाजवादी पार्टी ने कौन सा उसमें वो फूक दिया है कि ये कह रहा है कि मैं अधिकारियों को यहाँ पर 6 महीने तबादला नहीं होने दूंगा, भैया से बात करके आया हूँ। तो इस तरीके की जब राजनीति होगी हर चीज, तो प्रदेश में इसी तरीके का माहौल पैदा करेंगे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी इसी को हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कर्मयोगी मुख्यमंत्री के हाथ में है, और आज वो चाहे जो भी हो, छात्र धर्म भेदभाव मजहब से देखते हैं, अपराधी तो अपराधी है, गलत तो गलत है।
आज का बयान पढ़िए, सारे अखबारों में प्रमुखता से छापा है कि अपराध के साथ कोई कभी रियायत नहीं होगी। किस तरीके से वो प्रदेश को जो है एक उत्तम प्रदेश बनाने पर लगे हुए हैं। बीमारू प्रदेश था, ये लोगों ने गड्ढे में डाल दिया प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात सचेत होकर उठती है। पहले लोग समझ नहीं पाते थे कि हमारे साथ कौन हमारे हित की बात करेगा, अब समझ में आने लगा। जी ठीक है। AK जैन साहब, जिस तरह के बयान अखिलेश यादव के आए हैं, और आप पहले से पुलिस विभाग में रहे हैं और तमाम तरह की चीजें आपने देखी हैं, अगर हम देखें तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इस तरह की बयानबाजी से 2012 में आपने केस वापस लेने के लिए कहा, जैन साहब आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, मुझे कोई आवाज आपकी नहीं मिल रही है। जी चलिए, मैं दोबारा से सवाल दोहराता हूं। सवाल मेरा यह है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह का बयान दिया है, एक क्या संदेश जाता है? पहले भी इस तरह की बयानबाजी और उनकी सरकार में तमाम तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं। वो तमाम बम ब्लास्ट, चाहे लखनऊ का हो, चाहे वाराणसी वाला सीरियल बम ब्लास्ट हो, वो तमाम दौर आपने देखा है। उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं चैनल्स के ऊपर बतौर एक्स DGP बैठता हूँ। मैं पुलिस विभाग का पक्ष रखना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग को क्या करना चाहिए। मैं कभी भी पॉलिटिकल कमेंट्स पास नहीं करता हूँ। नहीं जैन साहब, मैं आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब शीर्ष नेता और अगर सत्ता में बैठे लोग इस तरह का बयान दे दें, इस तरह की याचिका दायर कर दें, और पुलिस जो मेहनत कर रही होती है दूसरी तरफ केस पर, किस तरह का प्रभाव पड़ता है उनके मनोबल पर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स अपनी जगह है, अपोजिशन अपनी जगह है, रूलिंग पार्टी अपनी जगह है। केस को उसकी मेरिट पे लिया जाना चाहिए, और पुलिस फोर्स, ATS, STF इसको मेरिट पर ले रही है, और इस बात की कतई उनको वो नहीं है कि इसमें कौन अपोजिशन कर रहा है, कौन इसके फेवर में है। जो तथ्य है वो उनको कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे, और उसी आधार पर जमानत निरस्त होगी, उसी आधार पर सजा होगी। तो इसलिए उनको चाहिए कि इन सब चीजों की बगैर कोई चिंता किए हुए मेरिट पे जाएं, केस के गंभीरता को देखें, केस के पूरे मॉड्यूल को बस्ट करें, और ऐसी कार्रवाई करें कि जो अगर कोई अपोज भी कर रहा है तो सबके मुंह बंद हो जाएं। यही पुलिस फोर्स से, यही STF से, यही ATS से अपेक्षा की जाती है। और मेरा मानना है कि चाहे ये सभी एजेंसीज, NIA वगैरह, इसमें प्रोफेशनल काम करेंगी, और प्रोफेशनल काम की ही आवश्यकता इस केस में है। मैं पहले ही कह चुका कि बहुत महत्वपूर्ण केस है। पूरे मॉड्यूल को बस्ट करना होगा। कौन कौन इसमें लिंक्स हैं, IS से लिंक्स हैं, किन से लिंक्स हैं, ईस्टर्न UP के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, नेपाल से क्या लिंक्स हैं, ये सब चीजें जो है, इसका जो लैपटॉप है उसके जितने भी IP एड्रेस से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो सब देखने पड़ेंगे। मोबाइल से किस किस से टच में था, अभी आया है कि एक नहीं 2 मोबाइल थे, तो 2 मोबाइल किस किस के कहाँ है, सेकंड मोबाइल कहाँ है, वो उसको भी पूरा कस्टडी में लेके पूरा उसको स्कैन करना होगा। ये बहुत काम होता है ऐसी घटनाओं में, और मैं समझता हूँ कि पुलिस और ATS, STF अपना काम कर रही है, और प्रोफेशनल तरीके से कर रही है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट केस है और इसमें पूरी जी जान लगा रखी है। अगर जो मनोवैज्ञानिक एंगल दिए जाने की से कोशिश की जा रही है, अगर वो एंगल इसमें आता है, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि उस एंगल, अगर मान लीजिए एक बार को कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसके बाद जिस तरह की ट्रांजैक्शन सामने आई हैं, जिस तरह की जो हनी ट्रैप का भी मामला सामने आया है, उसे उसके साथ किस तरह से जोड़ा जाएगा? देखिए, कोई मनोवैज्ञानिक वो नहीं है, ना इसको कोई मानसिक कोई परेशानी है। ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत इसने घटना को कारित किया है। ये मेंटली बिल्कुल साउंड है। इसने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ा लिखा युवक है, हर चीज सोच समझ के कर रहा है। इसके IS से भी लिंक्स हैं। ये जानबूझ के इसने घटना की। ये तो बहुत ही एक खुशी की बात यह है कि PAC के जवानों ने इस पर SLR से गोली नहीं चलाई, इसको जिंदा पकड़ लिया, और इससे सारी बातें अब निकल कर आएंगी, और ये महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। और अगर इसके कुछ हो जाता तो उसको एक नया मोड़ देने की कोशिश की जाती।
ये मानसिक रूप से बिल्कुल चैतन्य है और जरूरत से ज्यादा चैतन्य है, और इसके ऊपर बहुत निगरानी की आवश्यकता है, इसके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और इसके ऊपर बहुत वर्क किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो गोरखनाथ मठ के ऊपर अटैक करना कोई मामूली घटना नहीं है। कल काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर कोई घटना करने का प्रयास करे, आपको पता होगा अयोध्या में गोली चलाई थी टेररिस्ट ने, जिसमें सारे टेररिस्ट मारे गए थे। ये मामूली घटनाएं नहीं है, ये नेशनल लेवल की घटनाएं हैं। और इसके अगर ये अंदर घुसकर और जो नवरात्रि में जो श्रद्धालु आए थे अगर उनको इंजर्ड कर देता या उसमें SLR छीन के सिपाहियों की उसमें सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और बड़ा जबरदस्त इससे सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो सकता था। अश्विन शाही, फाइनल कमेंट। जी देखिए, हर चीज मानसिक विक्षिप्तता की बात जहां तक चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि ये मानसिक विक्षिप्त है और इसके तरह भी सैकड़ों हजारों मानसिक विक्षिप्त और हैं, लेकिन वो किस लिए हैं? वो हिंदुओं की हत्या करने के लिए मानसिक विक्षिप्त हैं। ये ऊंचे दर्जे की शिक्षा लेकर आते हैं, 9/11 की घटना कर देते हैं। पढ़े लिखे भारी आतंकवादी है ये सारे मुस्लिम जो है, पढ़ लिख कर जो पकड़े जा रहे हैं वो खालिद, उमर, जाहिद, ये क्यों है? ये पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए पढ़ लिख रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त होकर सीरिया के साथ पैसा भेजे, सीरिया से जो है ISIS में जाने की बात करें। इस तरीके की मानसिक विक्षिप्तता है इनकी, इसलिए नहीं है मानसिक विक्षिप्तता अपना सर पत्थर से फोड़ ले, अपने किसी जो है घर वाले को इंजरी करे। मानसिक विक्षिप्तता देखनी हो तो देखिए, बहुत से लोग जो है अस्पतालों में भर्ती है, किस तरीके से वहाँ मानसिक विक्षिप्त होते हैं। ये पढ़े लिखे और जो हूरों और जन्नत और उसकी बात ये कल्पना करते हैं, ये उसके लिए मानसिक विक्षिप्त है और इसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको देखिएगा आने वाले दिनों में एजेंसियां बेहतर है अपने देश की, बहुत बढ़िया काम कर रही है और इनको विक्षिप्तता की सजा जरूर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया AK जैन साहब आपका तमाम बातचीत के लिए। तो सवाल वही है कि आखिर अखिलेश यादव की जो ये हमदर्दी है उसके मायने क्या हैं। उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके प्रवक्ता को दर्द ये है कि आखिर हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं कि अखिलेश यादव उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं कि अखिलेश यादव समय समय पर अपराधियों और आतंकियों की पैरवी क्यों करते नजर आते हैं। इन तमाम सवालों से आपत्ति है उनके प्रवक्ता को, उनकी पार्टी को। और गलती प्रवक्ता की नहीं है, गलती यह है कि जब उनके नेता बड़े स्तर पर आकर इस तरह के हमलों की पैरवी करते हैं, इस तरह के अपराधियों की पैरवी करते हैं, तो उनके प्रवक्ता टीवी चैनल की डिबेटों में बैठकर यही करेंगे जो आज सपा के प्रवक्ता करते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।